कहा था इमरान खान को मत छेड़ना। ये वो नारा है जिसने पाकिस्तान की सरकार और उनकी आवाम के बीच के शांति समझौते को बरकरार रखा था। कोई वक्त था जब पाकिस्तान के हुक्मरानों और उनकी फौज के बीच एक अनकहा समझौता था कि हुकूमत कभी भी पाकिस्तानी फौज के आगे सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगी। मगर इमरान खान नियाजी ने वो समझौता तोड़ दिया और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर्स पर पब्लिक का अटैक करना एक हिस्टोरिक घटना थी जो बताती है कि पाकिस्तान में वक्त और हालात किस तरह हर पल बदलते जा रहे हैं, और ये भी कि अब पाकिस्तान बन चुका है एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। पाकिस्तान आज जिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है उसके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी फौज, इनकी हुकूमत, इनकी जुडिशरी और यहाँ तक कि इनकी आवाम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आप समझते जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इस सब की शुरुआत हुई 1947 में जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी को डिवाइड किया गया। इसका 67% हिस्सा मिला इंडिया को और 33% हिस्सा मिला पाकिस्तान को। पाकिस्तान को जो आर्मी का साइज मिला वो इंडिया के कंपैरेटिवली तो तकरीबन आधा था, बट उसके अपने साइज के प्रोपोर्शन में काफी बड़ा था। अब इस बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए फंड्स भी बड़े चाहिए थे और सिविलियन लीडरशिप बड़े फंड्स तभी प्रोवाइड करती जब उसके लिए कोई वैलिड रीजन होता। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ने सिविलियन लीडरशिप के आगे वैलिड रीजन बनाया सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम इंडिया को। 1948 में पाकिस्तान के क्रिएटर और सबसे बड़े लीडर मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो जाती है और उनकी मौत से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। आगे 1953 में मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि उनका प्राइमरी एम होगा पाकिस्तान के आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल इंप्लीमेंट करना। बट तब के पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद पीएम बोगरा के आइडिया से सहमत नहीं होते और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काम कर रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसबैंड कर देते हैं। दोनों के ख्यालात मिलना भी थोड़े मुश्किल थे क्योंकि बोगरा बिलोंग करते थे ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली क्लास को और मलिक गुलाम बिलोंग करते थे वेस्ट पाकिस्तान की पंजाबी क्लास को, जो हमेशा अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब का बांग्लादेश है, उससे सुपीरियर समझती थी। तो इस इशू को लेकर जब पीएम बोगरा सिंध हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो कोर्ट उनके फेवर में फैसला सुनाते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिस्टोर कर देती है। बट फिर गवर्नर जनरल मलिक गुलाम सिंध हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट तब की पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और फेडरल कोर्ट कहता है कि गवर्नर जनरल का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसबैंड करने का डिसीजन बिल्कुल सही है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। और फेडरल कोर्ट की बनाई ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर पर एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट करने वाली थी। खैर, इसके बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने इस्कंदर मिश्रा। इस्कंदर मिश्रा ने फाइनली पाकिस्तान के नए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमलगेट कर दिया, जिसके बाद वो बन गए पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट। 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिसके बाद के पीरियड में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैल गई और इस्कंदर मिश्रा को पाकिस्तान में लागू करना पड़ा मार्शल लॉ। इस मार्शल लॉ को सही से एडमिनिस्टर करने के लिए चुना गया आयूब खान को। अब क्योंकि मार्शल लॉ एनफोर्स था इसलिए आयूब खान को काफी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिली और 1958 आते आते आयूब खान की नीयत बिगड़ गई और उन्होंने कर दिया पाकिस्तान में एक मिलिट्री कू। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आयूब खान ने अपने मिलिट्री कू को जस्टिफाई करने के लिए जो रीजन दिया वो वही था जो कुछ साल पहले फेडरल कोर्ट ने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसबैंड करने के केस में, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के मायने ये थे कि देश की जो सरकार है वो देश के प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही, इसलिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स उठाने की जरूरत है। आगे साल 1977 में बारी आती है जनरल जिया यानी जियाउल हक की और ये फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाकर कर देते हैं एक मिलिट्री कू यानी तख्ता पलट। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि अपने द्वारा डिक्लेयर किए गए मार्शल लॉ को जनरल जिया ने जस्टिफाई किया किस बेसिस पर? वही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। पाकिस्तान की जुडिशरी की डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ने एक गलत प्रेसिडेंस तो सेट किया ही, बट एक और गलत प्रेसिडेंस तब सेट हुआ जब पाकिस्तान की जुडिशरी ने पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स की डोमिनेंस को एक्सेप्ट किया। हुआ कुछ यूं, जब जनरल जिया ने पाकिस्तान में मिलिट्री कू किया तब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट करवा दिया। भुट्टो की अरेस्ट के अगेंस्ट उनकी वाइफ बेगम नुसरत भुट्टो ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और तब के चीफ जस्टिस याकूब अली ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। इस चीज ने जनरल जिया को यह सिग्नल किया कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कहीं कोई ऐसा डिसीजन ना सुना दे जो प्राइम मिनिस्टर भुट्टो के फेवर में हो। अब जनरल जिया ने डायरेक्टली चीफ जस्टिस के अगेंस्ट तो कोई स्टेप नहीं उठाया, बट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की उस 6th अमेंडमेंट को एक ऑर्डर निकालकर हटा दिया जो चीफ जस्टिस याकूब अली को मैक्सिमम सर्विस एज अटेन करने के बाद भी एम्पावर करती थी कि वो बीइंग अ चीफ जस्टिस अपने 5 साल के सर्विस टेन्योर को कंप्लीट करें। तो इसके बाद चीफ जस्टिस याकूब अली तो फौरन से रिटायर हो गए, बट उनके बाद आए नए चीफ जस्टिस अनवर उल हक
बजाय इसके कि वो जनरल जिया के ऑर्डर के अगेंस्ट रिएक्ट करते, उस ऑर्डर के जिसने पाकिस्तान की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे अटैक किया था। पर नए चीफ जस्टिस ने उस ऑर्डर को एक तरह से सपोर्ट किया बाय सपोर्टिंग द मार्शल लॉ। खैर, जनरल जिया सिर्फ मार्शल लॉ तक नहीं रुके। मार्शल लॉ ने पाकिस्तानी फौज को अनलिमिटेड पावर्स तो दिए थे, बट अब वो इससे आगे बढ़कर पाकिस्तानी फौज को बनाना चाहते थे अवाम की नजर में खुदा के बराबर। इसीलिए अब जनरल जिया ने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को वहाबिज्म से, जो गल्फ रीजन्स में ऑलरेडी काम कर रहा था। जनरल जिया की ये अप्रोच थी कि रेडिकल इस्लाम और पाकिस्तानी फौज का एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, जिसे कहा गया मिलिट्री मुल्ला अलायंस या फिर मिलिट्री मुल्ला नेक्सस। क्योंकि अगर इस्लामिक धर्म गुरु ही कल को ये जस्टिफाई करेंगे कि पाकिस्तानी फौज जो करती है वो सही करती है, तो फिर एक आम नागरिक की औकात ही क्या कि वो इस्लाम के खिलाफ बात करे। इस मुल्ला मिलिट्री नेक्सस से पनपे मुजाहिदीनों को पहले तो अमेरिका से पैसे लेकर इस्तेमाल किया गया अफगानिस्तान में यूएसएसआर के अगेंस्ट, और जब यूएसएसआर पीछे हट गया तो ये मुजाहिदीन तो अनएम्प्लॉयड हो गए। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो ये सांप फिर फ्रस्ट्रेशन में आके अपने मालिक को ही डसेंगे। इसीलिए पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट को भेजना शुरू कर दिया जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए। ऐसा करने से पाकिस्तानी आर्मी को एक और मौका मिल गया अपने एजेंडे को पुश करने का कि पाकिस्तानी आर्मी नीड्स मोर पावर। दोस्तों, परवेज मुशर्रफ के किए 1999 के मिलिट्री कू से आप में से ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे, और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन यानी नैब, जिसने हाल ही में इमरान खान को अल कादिर केस में अरेस्ट भी किया था, उसे एस्टेब्लिश किया था परवेज मुशर्रफ ने ही, ताकि वो उसे यूज कर सके एलीट पॉलिटिकल क्लास के अगेंस्ट। पिछली फौजी हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के अगेंस्ट, और अब नई फौजी हुकूमत इसे इस्तेमाल कर रही है इमरान खान के खिलाफ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ दूध के दूल्हे थे और इमरान खान पाक साफ हैं। खैर, परवेज मुशर्रफ के किए कू के बाद जो लीगल ट्रबल्स उनके लिए पैदा हुई वो इतनी ज्यादा थी कि नवाज शरीफ की तरह उन्हें पाकिस्तान से भागकर लंदन माइग्रेट होना पड़ा। और उनकी ये हालत देखकर उनके बाद आई फौजी हुकूमतें ये समझ गई कि आज के टाइम में एक अग्रेसिव मिलिट्री कू उनके लिए लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस पैदा कर सकता है। इसीलिए जनरल बाजवा ने रास्ता चुना एक सॉफ्ट मिलिट्री कू का, जिसमें उन्होंने इमरान खान को एक रिग्ड इलेक्शन के थ्रू एक डमी पीएम बना दिया। वैसे इमरान खान को पाकिस्तान का पीएम बनाना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए आर्मी को उनकी इमेज को काफी पॉलिश करना पड़ा, और मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेल्स के थ्रू ये प्रचार करना पड़ा कि कैसे इमरान खान को छोड़कर बाकी सब चोर हैं। बट यहाँ एक खासियत इमरान खान में भी थी कि वो ये बहुत जल्द समझ गए कि कैसे वो फौज के उन्हीं टूल्स को यूज करे फौज के ही अगेंस्ट, जिन्हें कभी फौज ने ही इस्तेमाल किया था उनकी पब्लिसिटी के लिए। और हुआ ये कि धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बन गया कि इमरान खान ही पाकिस्तान का एक लोता मसीहा है। दैट इमरान इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज इमरान। मतलब पहले मुल्ला मिलिट्री नेक्सस से फौज पाकिस्तान का खुदा बन गई थी, और अब अपनी एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी बनाकर इमरान खान पाकिस्तान का नया खुदा बन रहा है। देखिए, जो अब आग लगी है पाकिस्तान में, इज इट अबाउट पाकिस्तान? इज इट अबाउट रेवोल्यूशन? नो, इट इज अबाउट अ फिगर नेम्ड इमरान खान। और इमरान खान भी अपनी इस इमेज को अच्छी तरह एनकैश कर रहे हैं अपने आप को सजा होने से बचाने के लिए। अभी तक आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के आज जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बने हुए हैं, उनमें शुरू से लेकर अब तक इनकी फौज, जुडिशरी और पॉलिटिकल क्लास रिस्पॉन्सिबल है। बट इसमें एक बहुत बड़ा योगदान पाकिस्तान की आम जनता का भी है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान की जनता जो उनके लिए सड़कों पर निकली हुई है, ये एक रेवोल्यूशन है, बट क्या ये सच में पाकिस्तान के लोगों के द्वारा की गई एक रेवोल्यूशन है? क्योंकि रेवोल्यूशन में तो बात होती है सिविलियन सुपरमेसी की, जस्टिस की, इक्वालिटी की, रूल ऑफ लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की। बट यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही। और अगर रेवोल्यूशन होती तो ये आसमान छूती महंगाई के अगेंस्ट होती, खत्म होती इकोनॉमी के अगेंस्ट होती। पर उन मुद्दों पर ये बिल्कुल चुप रहे, और अब ये बाहर निकले भी तो सिर्फ एक सिंगल एजेंडे के साथ कि इमरान खान को कैसे छेड़ दिया। अरे भाई, आप भूल गए कि ये जो पाकिस्तान में महंगाई है, जो इकोनॉमी खत्म हो रही है, ये आपको इमरान खान का ही दिया तोहफा है। बट आप तो बस दीवाने होकर आंखों पर पर्दा डाले बैठे हैं। दोस्तों, लास्टली मैं यही कह सकता हूँ कि जिस पेड़ को नफरत, झूठ और आतंक की खाद डाली हो, वो पेड़ कभी भी फूल नहीं देगा, वो उगाएगा तो सिर्फ कांटे। जो पाकिस्तानी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मेरी बातें कड़वी जरूर लगेंगी, बट उनसे मैं यही कहूंगा कि आप आज सच का कड़वा घूंट जरूर पीजिए, क्योंकि सच का ये कड़वा घूंट उस मीठे झूठ से फार बेटर है जो आप आज तक पीते आए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।